अगर एक सर्वाइवल गेम में आपको अपनी खुद की एक एबिलिटी बनाने को कहा जाए तो आप क्या बनाएंगे? मैं एक अजीब से सर्वाइवल गेम में पहुंच गया था जहां सेलेक्ट किए गए 100 लकी प्लेयर्स को अपनी खुद की एक एबिलिटी बनानी थी। कोई लिमिट नहीं थी, बस शर्त यह थी कि हम पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, सब हमें ऑब्जर्व करेंगे। अगर किसी ने भी हमारी एबिलिटी को गेस कर लिया तो हम मारे जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है मैंने एक बग ढूंढ लिया है। रूल्स में वर्ड लिमिट के बारे में कुछ नहीं लिखा था। एक सेकंड पहले मैं घर पे बैठकर वन पीस मरीन फोर्ड वॉर देख रहा था और डिस्कस कर रहा था कि अकाइनू और वाइट बियर्ड में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है, और अगले ही सेकंड में इस अजीब से सर्वाइवल गेम में आ गया। मेरे दिमाग में अचानक से कुछ रूल्स आने लगे। रूल 1, तुम्हें अपने लिए एक ऐसी एबिलिटी बनानी है जो सिर्फ तुम्हें पता हो। रूल 2, 100 लकी प्लेयर्स को सब लोग ऑब्जर्व करेंगे। जो भी ऑब्जर्वर किसी प्लेयर की एबिलिटी गेस कर लेगा उसे वो एबिलिटी बिना किसी कीमत के मिल जाएगी और असली प्लेयर मारा जाएगा। रूल 3, आखिर तक जिंदा रहने वाला आखिरी प्लेयर इस दुनिया से कमाया हुआ पैसा रियल वर्ल्ड में ले जा सकता है। रूल 4, ऑब्जर्वर्स किसी भी तरह से प्लेयर्स को अफेक्ट नहीं कर सकते, जैसे उन्हें रोकना या डराना अलाउड नहीं है। वो सिर्फ उन्हें देखकर उनकी एबिलिटी का अंदाज लगा सकते हैं। एबिलिटी गेस करने के लिए उन्हें सिर्फ एबिलिटी का कोड, उसकी कंडीशंस, इफेक्ट या फॉर्म बताना होगा, एग्जैक्ट वर्ड जरूरी नहीं है। रूल 6, अगर दिए गए टाइम के अंदर किसी प्लेयर की एबिलिटी कोई गेस नहीं कर पाता तो गेस किए गए परसेंटेज के हिसाब से रिजल्ट डिसाइड होगा। रूल 7, प्लेयर्स अपनी एबिलिटी का फ्रीली यूज कर सकते हैं पर उन्हें लोकल लॉज फॉलो करने होंगे। रूल ब्रेक करने पर डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाओगे। रूल 8, अपनी एबिलिटी को हमेशा याद रखना। वर्ल्ड विल कभी भी वेरीफाई कर सकती है, अगर कोई प्लेयर अपनी एबिलिटी भूल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बाकी सारे रूल्स तो मुझे समझ आ गए, पर आखिरी वाला थोड़ा अजीब था। रूल 9, आगे की अपडेट्स का वेट करें। ये रूल सुनकर मुझे लगा जैसे वो मुझे परेशान कर रहे हैं। हो सकता है वो कभी भी रूल्स चेंज कर दे। इस ज़ गेम में मुझे रूल्स फॉलो करने ही थे, इसलिए मैंने जल्दी सोचना शुरू किया कि मैं अपनी एबिलिटी कैसे बनाऊं। मैंने आसपास देखा, मैं एक मॉडर्न पैरेलल वर्ल्ड में था। इसका मतलब था कि मैं कोई इलीगल या बहुत डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी यूज नहीं कर सकता था। मेरे आसपास बाकी 99 लोग भी थे जो इस दुनिया में अचानक आने की वजह से काफी कंफ्यूज थे। अच्छी बात यह थी कि एबिलिटी बनाने के लिए हमें काफी टाइम मिला था। मैं सोच ही रहा था कि अपनी एबिलिटी को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाऊं, तभी मेरे पास खड़े एक इडियट ने अचानक कहा, मैं तो इनविजिबल हो गया। उसके ये कहते ही वो लड़का सबके सामने धीरे धीरे गायब हो गया। तभी किसी ने गेस किया कि उसकी एबिलिटी इनविजिबिलिटी है। गेस करेक्ट निकला और गेस करने वाला व्यूअर खुशी से उछलने लगा। वहीं वो बेवकूफ लड़का सबके सामने बिना किसी आवाज के मारा गया। ये क्या मजाक था? क्या उसने रूल्स नहीं पढ़े थे? ऐसे इडियट्स भी होते हैं क्या? पहले प्लेयर की मौत के बाद बाकी सब लोग डर गए और उन्हें गेम की रियलिटी समझ आ गई। हमें किसी भी हाल में ऑब्जर्वर्स को अपनी एबिलिटी पता चलने नहीं देनी थी, लेकिन हम सब यहाँ बिना एक भी पैसे के आए थे, यहाँ तक कि हमारे पास रहने की जगह भी नहीं थी। और ऑब्जर्वर्स तो सभी लोग थे, हर वो इंसान जो हमें दिख रहा था। ये सोचकर ही डर लग रहा था। तभी मुझे एक आइडिया आया। एबिलिटी कितनी भी लंबी हो सकती है, बस मुझे वो याद रहनी चाहिए। तो इसका फायदा उठाते हैं। मेरी एबिलिटी को कुछ कंडीशंस पूरी करनी थी। पहली, ये कूल होनी चाहिए। आखिर ये एक सुपर पावर है तो फ्लैशी तो होनी ही चाहिए। दूसरी, इसमें थोड़ी कॉम्बैट पावर या डिफेंस होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं खुद को बचा सकूं, क्योंकि ये एक खतरनाक सर्वाइवल गेम है। तीसरी, इससे मुझे पैसे मिलने चाहिए। डायरेक्ट पैसे आना सबसे बेस्ट रहेगा। आखिर दूसरी दुनिया में आकर कौन जॉब करना चाहता है। चौथी, इसे बिल्कुल हिडन रखना होगा ताकि कोई इसे गेस ना कर पाए। आखिरी स्टेज की परसेंटेज मैचिंग के वक्त भी मेरे पास काफी हिडन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आखिर में मैं भी चाहता था कि लोग मुझे ऑब्जर्व करें, इसलिए मैंने अपनी एबिलिटी ये बनाई कि जब मैं अपने हाथों से कुछ अजीब हैंड साइंस बनाऊंगा और चिल्लाकर कहूंगा, वाटर रिलीज ग्रेट वाटरफॉल जित्सु, तो मेरी स्किन पर एक एब्सोल्यूट डिफेंस बन जाएगा, जो तब तक चलेगा जब तक मैं अगली बार वॉशरूम नहीं जाता। उसके बाद मेरी यूरिन में 00666 मिलीलीटर का इंक्रीज होगा। मेरे 5 बाल और 3 आईब्रोज गिर जाएंगे। 100 एक्स्ट्रा रेड ब्लड सेल्स मेटाबोलाइज होंगे। जैसे ही मेरे बाल और आईब्रोज जमीन पर गिरेंगे, इस दुनिया में रैंडमली 8 ई कोली बैक्टीरिया और 2 पैरामेसिन बन जाएंगे। जब वो 100 एक्स्ट्रा रेड ब्लड सेल्स मेटाबोलाइज हो जाएंगे तो आसमान में एक एक्स्ट्रा H2O मॉलिक्यूल बन जाएगा और मेरे बैंक अकाउंट में 99 लाख रुपए आ जाएंगे। मैं पहले ही किसामे के हैंड साइंस सीख लिए थे। इन ऑब्जर्वर्स को बस इसे समझने में ही काफी टाइम लग जाएगा। क्योंकि एबिलिटी यूज करने की कोई लिमिट नहीं थी तो मुझे इसे ट्राई करना ही था। मैंने जोर से वाटर रिलीज ग्रेट वाटरफॉल जित्सु चिल्लाया। ये सुनकर मेरे आसपास के ऑब्जर्वर्स बहुत एक्साइटेड हो गए। एक आदमी ने चिल्लाकर कहा कि वो इस जुत्सु को जानता है। मेरी एबिलिटी वाटर रिलीज ग्रेट वाटरफॉल जुत्सु है, लेकिन उसका गैस गलत था। उसकी कोशिश बेकार गई। जब सबने देखा कि मेरे मुंह से पानी नहीं निकला तो वो एनालाइज करने लगे कि मैंने अपनी एबिलिटी बनाते वक्त क्या छुपाया है। किसी ने गेस किया कि मेरी एबिलिटी बस हैंड साइंस बनाना है बिना पानी निकाले। किसी ने गेस किया कि हैंड साइंस बनाने के कुछ देर बाद पानी निकलता है। उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया पर कोई भी सही आंसर के आसपास नहीं था। मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया।
आखिर वो लोग मेरे एक्शंस को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते थे, बस मुझे पैसिवली ऑब्जर्व कर सकते थे। कुछ देर बाद बाकी बचे हुए प्लेयर्स ने भी अपनी एबिलिटी बना ली थी, लेकिन बुरी बात ये थी कि उनमें से कुछ छोटी लड़कियां और एक ओल्ड मैन थे जिन्हें एबिलिटीज के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। वो लोग कुछ खास नहीं बना पाए और लोगों ने जल्दी ही उनकी एबिलिटी गेस कर ली और वर्ल्ड विल ने उन्हें तुरंत एलिमिनेट कर दिया। एक लड़की थोड़ी स्मार्ट थी, उसने अपनी एबिलिटी बनाई कि उसकी प्रेजेंस इतनी कम हो जाएगी कि कोई उसे नोटिस नहीं कर पाएगा। लेकिन खराब किस्मत, इन ऑब्जर्वर्स ने पहले भी ऐसे बहुत से गैसिंग गेम्स खेले थे। भले ही उन्होंने उस लो प्रेजेंस वाली लड़की को नोटिस नहीं किया, पर उन्होंने लाइन से उन सभी एबिलिटीज के नाम लेना शुरू कर दिए जिनसे उन्हें पहले प्रॉब्लम होती थी, और उन्हीं में से एक उसकी रिड्यूस्ड प्रेजेंस वाली एबिलिटी थी। वो मारी गई। मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था, मुझे जल्दी से एक वॉशरूम ढूंढना था क्योंकि मेरी एबिलिटी का सेकंड पार्ट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ था। मुझे रात में रहने की जगह और अच्छा खाना भी चाहिए था। कुछ ही देर में बिगिनर जोन के कई प्लेयर्स मारे गए। इन ऑब्जर्वर्स के पास काफी एक्सपीरियंस था, उन्होंने तो हमारे एक एक मूव को एनालाइज करने के लिए प्रोफेशनल टीम्स तक बना ली थी। जो लोग एलिमिनेट हुए वो अपनी छोटी गलतियों की वजह से मारे गए। इन लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया था, जैसे प्रेजेंस कम करना, गायब हो जाना या रूल टाइप की अजीब एबिलिटीज बनाना। हालांकि हम अपनी पसंद से कोई भी एबिलिटी बना सकते थे, पर वर्ल्ड विल के आगे कुछ भी रिडिकुलस एबिलिटीज काम नहीं कर रही थी। जैसे किसी ने बनाया कि एक हाथ का इशारा करने से वो रियल वर्ल्ड में वापस चला जाएगा, पर ये एबिलिटी फेल हो गई। या फिर इमॉर्टल होने की या ऐसी एबिलिटी जिसे कोई मार ना सके, वो भी काम नहीं की। सच तो ये था कि हम इस सर्वाइवल गेम के लिए बस टॉयज की तरह थे जिनके साथ वो खेल कर मजे ले रही थी। जो मासूम लोग इस बात को नहीं समझ पाए वो पहले ही मारे गए। मैंने आराम से वॉशरूम यूज किया और मुझे 99 लाख का बड़ा अमाउंट मिल गया। मेरे वॉशरूम जाने तक बाकी सभी प्लेयर्स ने भी अपनी एबिलिटी सेट कर ली थी। तभी एक नया रूल अनाउंस हुआ, सप्लीमेंट्री रूल। ऑब्जर्वर्स अब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाएंगे और वो किसी भी प्लेयर को वर्बली परेशान नहीं कर सकते। उन्हें अपना गैस सिर्फ अपने दिमाग में सोचना होगा। ये रूल मुझे काफी पसंद आया। सच कहूं तो दिन भर भीड़ के बीच रहकर बंदर जैसा फील हो रहा था। शुक्र है ने इंट्रोवर्ट नहीं था, वरना ये मौत से भी ज्यादा बुरा होता। पक्का किसी ने नोटिस किया होगा कि मेरे बैंक अकाउंट में 99 लाख रुपए आए हैं, पर उससे क्या ज्यादा से ज्यादा कोई ये गेस करेगा कि मैंने हैंड साइंस बनाए और मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। लेकिन उनका गेस पूरी तरह गलत होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी डिटेल में ऑब्जर्व कर पाएगा कि वॉशरूम जाने पर मेरे कितने बाल और आईब्रोज गिरे हैं। और मुझे अपने भूलने का भी डर नहीं था। सबसे मुश्किल पार्ट हैंड साइंस था और वो मुझे अच्छी तरह याद था। 0666। एक वेटरन गेमर होने के नाते मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ 3 मई नहीं भूलूंगा। 5 बाल, 3 आईब्रोज, 5 + 3 यानी 8 कोलिबैक्टीरिया, 5 - 3 यानी 2 पैरामेशियम, 100 रेड ब्लड सेल्स के बदले 99 लाख रुपए और पानी का एक मॉलिक्यूल। ये परफेक्ट था। वॉशरूम से बाहर आने पर मैंने देखा कि जो प्लेयर्स जिंदा थे उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए थे। अपनी टेम्पररी सेफ्टी के लिए मुझे भी उनके साथ मिलना था। भीड़ में एक सूट और टाई पहना हुआ आदमी बोल रहा था। वो सबको एक दूसरे की हेल्प करने और मिलकर इस अजीब सिचुएशन का सामना करने के लिए कह रहा था। कुछ लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई, पर ज्यादातर लोग बस चुपचाप देख रहे थे। सरवाइव करने के अलावा अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रात में क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे। कुछ लोगों की एबिलिटी पैसे से रिलेटेड थी, पर ऐसी सिचुएशन में कोई यूज करना नहीं चाहता था। जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा एक्सपोज होने का खतरा था। भले ही उन्होंने एबिलिटी कैसे भी बनाई हो, उसका कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाता। एक वक्त के खाने के लिए अपनी एबिलिटी एक्सपोज करना बिल्कुल वर्थ इट नहीं था, और रूल्स में भी लिखा था कि एंड में सिर्फ 8 बचेगा। इसलिए यहाँ सब एक दूसरे के दुश्मन थे। सूट वाले आदमी ने देखा कि प्लान उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो वो सबको यूनाइटेड रहने के लिए फोर्स करने लगा, पर उसे कुछ खास सक्सेस नहीं मिली। तभी वहां एक ओल्ड मैन आया और उसने सिचुएशन को संभाला। उसने कहा कि कोई भी मरना नहीं चाहता, पर यूनाइटेड रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि आखिर में सिर्फ एक बचेगा। उसने आइडिया दिया कि हम कुछ लोगों के ग्रुप्स बना लेते हैं ताकि अगर कोई मारे तो बाकी लोग उसके लास्ट वर्ड्स और चीजें वापस रियल वर्ल्ड में ले जा सकें। सबने कुछ देर सोचा और ज्यादातर लोग उस ओल्ड मैन की बात से एग्री हो गए। पर फिर एक प्रॉब्लम थी, सबके पास सिर्फ अपने पहने हुए कपड़े थे। कोई अपना नंबर तक शेयर नहीं कर सकता था। अगर आखिरी मैसेज भी लिखना हो तो किसी के पास पेन और पेपर नहीं था। इसलिए शो ऑफ करने का मौका मिलते ही मैंने आगे आकर कहा, सबके लिए एक एक फोन का इंतजाम मैं करता हूँ। सब कांटेक्ट में भी रहेंगे और आखिरी वर्ड्स लिखने में भी आसानी होगी। बाकी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा। मुझे लगा कि मैं अभी सेफ हूँ और शो ऑफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास 99 लाख थे, मैं इससे कितने ही फोन्स खरीद सकता था। ज्यादा से ज्यादा मैं फिर से वॉशरूम चला जाऊंगा। मैं उन लोगों को अपने साथ एक मॉल ले गया जो लास्ट वर्ड्स छोड़ना चाहते थे। हमने कई फोन स्टोर्स खाली कर दिए, तब जाकर सबके लिए फोन्स पूरे हुए। जो लोग हमारे साथ नहीं मिलना चाहते थे वो चुपचाप वहां से चले गए और किसी ने उनकी परवाह नहीं की। अच्छी बात यह थी कि इस सर्वाइवल गेम में हमें पैसे नहीं दिए थे, पर हमारी आईडीज हमारे पास थी। सिम कार्ड्स का इंतजाम करने में थोड़ी मेहनत लगी। हमने 1012 अलग अलग ग्रुप चैट्स बनाए।
आखिरकार हम लगभग सभी बचे हुए प्लेयर से जुड़ गए थे। ओल्ड मैन के स्मॉल ग्रुप्स बनाने के आइडिया को भी सबने फॉलो किया। 3-4 लोगों का ग्रुप बनाया गया ताकि सब एक दूसरे का ध्यान रख सके। मॉल में घूमते हुए मैं एक बार फिर वॉशरूम चला गया। सप्लीमेंट्री रूल, वर्ल्ड विल एक बड़ी स्क्रीन लगाएगा। प्लेयर्स की एबिलिटीज के बारे में जितने भी गेसेस होंगे वो स्क्रीन पर दिखेंगे। जो एबिलिटी पूरी तरह गेस हो जाएगी उसका प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा। इसके अलावा जिसका सस्पेशन प्रोग्रेस सबसे ज्यादा होगा और जिसकी इन्फो सबसे ज्यादा मैच होगी उसे रोज एलिमिनेट किया जाएगा। ये रूल आते ही आसमान में अचानक से एक बड़ी स्क्रीन आ गई। उस पर हम सबके नाम लिखे थे। सबसे नीचे उस इंसान का नाम था जिसकी एबिलिटी लगभग गेस हो चुकी थी। सबसे नीचे वाले इंसान की एबिलिटी टेलीपोर्टेशन थी और उसकी कंडीशन गेस कर ली गई थी। कंडीशन थी कि उंगली से इंग्लिश अल्फाबेट डी बनाना। उन्हें बस उसकी डिस्टेंस और ट्रैवल करने के मीडियम को पता लगा था। ये ऑब्जर्वर्स बिल्कुल हर जगह मौजूद हाई स्पीड कैमरास की तरह थे। उन्होंने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया था। इस लड़के की एबिलिटी पूरी तरह से एक्सपोज होना बस कुछ ही टाइम की बात थी, जब तक कि वो अपनी एबिलिटी दोबारा यूज न करे। वो हमारे ही ग्रुप में था और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वो पूरी तरह पैनिक कर रहा था। स्क्रीन पर पीछे के नंबर्स वाले लोगों के चेहरे भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। स्मॉल ग्रुप्स का प्लान इस बड़ी स्क्रीन के आने से पूरी तरह बिगड़ गया। कोई भी उस टेलीपोर्टेशन वाले लड़के लियू यांग के साथ ग्रुप नहीं बनाना चाहता था। ज्यादातर लोगों ने मेरे साथ ग्रुप बनाने की रिक्वेस्ट की और मेरी एबिलिटी को छुपाने में हेल्प करने का प्रॉमिस किया, क्योंकि मैं ही अकेला था जो फ्रीली पैसे खर्च कर रहा था। खाना पीना और जीना सबके लिए पैसे चाहिए थे। एबिलिटीज को पैसे में कन्वर्ट करने में वक्त लगता था, इसलिए रेडीमेड पैसे वालों को चुनना सबसे बेस्ट था। मैंने थोड़ा सोचा और आखिर में एक कूल लड़की, एक एनीमे फैन लड़के और एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को अपने ग्रुप में लिया। मैंने उस ओल्ड मैन को भी इन्वाइट किया, पर उन्होंने पोलाइटली मना कर दिया। उन्हें लगा कि हम यंग लोगों के साथ उनकी एज गैप है, इसलिए उन्होंने अपने जैसे ओल्डर लोगों का ग्रुप बनाया। आखिर में मैंने उस टेलीपोर्टेशन वाले लियू यांग को भी अपने ग्रुप में ले लिया। मैंने उसे सलाह दी कि वो फिलहाल अपनी एबिलिटी यूज ना करे और उम्मीद करे कि दूसरे लोग ज्यादा गेस किए जाए ताकि वो जिंदा रह सके। लियू यांग खुशी खुशी मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। उसने रोने वाली आवाज में कहा, अगर आप मुझे रखने को तैयार हैं। मैंने कहा, फालतू बातें बंद करो। जब तुम यहाँ हो तो ऑर्डर्स फॉलो करो, हम सब मिलकर जिंदा रहेंगे। बड़ी स्क्रीन पर मेरी रैंकिंग सेकंड थी क्योंकि मैंने कुछ डिटेल्स क्लियरली एक्सपोज कर दी थी। ऑब्जर्वर्स के पास काफी डेटा था, हैंड साइंस, जित्सु का नाम और वॉशरूम जाना। 99 लाख भी बहुत ज्यादा थे, फिर भी मैं सेकंड पोजीशन पर था। वो कूल लड़की लिन शुए नंबर 1 पर थी। एनीमे फैन लड़का चेन क्यांग 11th पर था। वो हाई स्कूलर लिू ईमो 16th पर थी। और लिू यांग की तो बात ही छोड़िए, वो सबसे लास्ट पर था। पीछे के लोगों के नाम ग्रे थे। जो रैंक में नहीं थे उनका नाम लिस्ट में नहीं था क्योंकि वो एलिमिनेट हो चुके थे। मेरा नाम गोंग शेंग है। आज रात हम पहले अच्छे से खाएंगे और फिर एक आरामदायक जगह ढूंढेंगे। कल चाहे जो भी हो, आज रात हम इंसानों की तरह जिएंगे। पिछला नया रूल ऑब्जर्वर्स को हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने से रोकेगा, जो एक बड़ी राहत थी। वरना खाते वक्त लोग आकर घेर लेते और बार बार चिल्लाते। हमने एक लग्जरी होटल ढूंढा और एक प्राइवेट रूम लिया। पैसे खर्च करने पर कोई कमी नहीं थी। ऑर्डर करते वक्त मैंने किसी अमीर इंसान का रोल बखूबी निभाया। मैंने सबसे एक्सपेंसिव डिश और सबसे अनोखी चीजें ऑर्डर की। मेरे लिए पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लगता था लिन शुए पिछली दुनिया में किसी अच्छे खासे घर से थी, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं दिख रही थी। चेन क्यांग और लियू यीमो नॉर्मल फैमिली से थे, इसलिए इस लग्जरी मील से वो काफी सरप्राइज्ड और खुश थे। लियू यांग ये बोर्ड पर आखिरी नंबर पे होने की वजह से डर के मारे खा भी नहीं खा पा रहा था। मैंने उसे एक पेन और नोटबुक दी और कहा, अगर कुछ पीछे छोड़ना चाहते हो या कोई मैसेज देना चाहते हो तो अभी लिख लो। हम में से कोई फरिश्ता नहीं है। हमारे साथ आने का पूरा मकसद यही था कि अगर कोई मरे तो उसके आखिरी अल्फाज रियल वर्ल्ड में वापस जाए। लियू यांग अभी भी हेजिटेट कर रहा था। हमने उसे मनाया नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे। बस कुछ दूर का ही सफर था, इसलिए अपने बारे में सोचना बेटर था। लियू यांग ने चुपचाप नोटबुक रख ली और बिना कुछ कहे खाना खाने लगा। उसके कंपैरिजन में हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। मैंने इस छोटे से ग्रुप की शुरुआत को सेलिब्रेट करने के लिए वाइन की एक बॉटल ऑर्डर की। चाहे मैं कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हूं, पर मैं इतना बेवकूफ नहीं था कि सोचूं कि मेरी एबिलिटी को कोई नहीं जान पाएगा। डर डर कर जीने से बेहतर है अभी अपनी एक्सिस्टिंग पावर के फायदे एंजॉय करना। एंड तक सरवाइव करना अच्छा था, पर अगर कोई एक्सपर्ट सच में मुझे हरा दे तो मैं भूखा मरने वाला भूत तो नहीं बनना चाहता था। होटल से निकलते ही सबने बिना सोचे आसमान की स्क्रीन पर देखा। बाकी सबकी रैंकिंग वैसे ही थी, बस लियू यांग अब 79 पर पहुंच गया था और लास्ट रैंक 80 थी। हमारा खुशनुमा माहौल थोड़ा उदास हो गया था, क्योंकि इतनी देर में भी कई लोग कम हो गए थे। हमने रुकने के लिए एक लग्जरी होटल लिया। हमारी टीम की रैंकिंग काफी स्टेबल थी, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही काफी पैसे कमा लिए थे। इसकी वजह से हमें अपनी एबिलिटी बार बार यूज करने की जरूरत नहीं थी। खासतौर पर मेरे अकाउंट बैलेंस और लीडर बोर्ड से लोगों के गायब होने के डर के कारण सभी ने मिलकर तय किया था कि वो अपनी एबिलिटी यूज न करेंगे। लेकिन बुरी बात यह थी कि ये सर्वाइवल गेम हमें आराम नहीं करने देगा।
अगले दिन सुबह 8 बजे 79th प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया गया। लियो यांग अब 73rd पोजीशन पर था। एक नया रूल आया, प्लेयर्स को हर दिन कम से कम 3 बार अपनी एबिलिटी यूज करनी होगी, वरना उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। दोपहर के खाने के वक्त लियो यांग ने मुझे अपना नोटबुक दिया और बोला, बोंगशेन भाई, मुझे लगता है कि मैं आज का दिन पार नहीं कर पाऊंगा। इस नोटबुक में मेरे पापा का नंबर लिखा है। भाई, अगर आप बाहर निकल जाओ तो प्लीज उन्हें कॉल करना और ये नोटबुक उन्हें दे देना, और उनसे कहना कि उनका बेटा यूजलेस निकला और उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाया। उसकी आंखों में आंसू थे। एक पल के लिए मुझे अचानक से दुख हुआ और मैं अपने छोटे से स्मार्ट प्लान पर शर्मिंदा महसूस कर रहा था। लेकिन तभी आसमान से टू और नाम गायब हो गए, जिससे मेरा थोड़ी देर का दुख जल्दी ही खत्म हो गया। मैंने उससे कहा, चिंता मत करो, अगर मैं जिंदा बच गया तो ये उन्हें पहुंचा दूंगा, और अगर मैं हार गया तो मैं इस नोटबुक को किसी और को दे दूंगा जब तक ये आखिरी इंसान के हाथों में नहीं आती। आज एक नया रूल ऐड किया गया था जिसमें सबको अपनी एबिलिटी कम से कम 3 बार यूज करनी थी। लियो यांग ने बताया कि अब वो इसे नहीं छुपा पाएगा, उसकी एबिलिटी जरूर एक्सपोज हो जाएगी। खाना खाने के बाद वो मेरे साथ वॉशरूम गया। वो एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल में टेलीपोर्ट हुआ, लेकिन अचानक वो चुपचाप टॉयलेट सीट पर गिर गया। इन जानवरों ने वॉशरूम में भी कैमरास लगा रखे थे। मैं चुप था और जब अकेला टेबल पे वापस आया तो सब समझ गए कि लियो यांग अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमने इस शॉर्ट टर्म टीममेट की याद में एक और वाइन की बोतल ऑर्डर की। बड़ी स्क्रीन को ऑप्टिमाइज किया गया था। अब इसे आसमान में देखने की जरूरत नहीं थी, बस ऊपर देखने से सबके नाम दिख जाते। नामों के आगे 3 बॉक्सेस आ गए थे। मेरे बॉक्सेस में 2 टिक मार्क लग चुके थे, जिसका मतलब था मैंने 2 बार अपनी एबिलिटी यूज कर ली थी। चेन कियांग के नाम के आगे एक टिक था, उसने तभी अपनी एबिलिटी यूज की थी जब वो थोड़ी देर के लिए टेबल से उठा था। मुझे भी नहीं पता था कि उसकी एबिलिटी क्या है। लियो यिमो हमारे सामने कुछ सेकंड्स के लिए गायब हो गई थी, जिससे उसके आगे भी एक टिक आ गया था। लिन शुए के आगे तीनों बॉक्सेस टिक हो चुके थे। इस दौरान मुझे कोई अजीब बात नोटिस नहीं हुई। रात के खाने तक हम सबने अपना एबिलिटी यूज करने का टास्क पूरा कर लिया था, बिना प्राइस पे किए, और अनलिमिटेड टाइम्स एबिलिटी यूज करने का हिसाब बस मजाक था। अब सब सोचते थे कि काश उनके पास एबिलिटी ना हो और उन्हें कभी यूज ना करना पड़े। डर के मारे अब लीडर बोर्ड पर सिर्फ 57 नाम बचे थे, बाकी सारे ग्रे हो चुके थे। चैन कियांग मर गया था। वो गैस होने से नहीं मरा, बल्कि उसे एक दूसरे प्लेयर ने मार दिया था। तीसरे दिन एक और नया रूल ऐड किया गया। रूल ये था कि अगर कोई प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर की एबिलिटी के बारे में पता लगा लेता है तो उसे 3 दिनों के लिए एब्सोल्यूट सेफ पीरियड मिलेगा, जो कंबाइन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब था कि प्लेयर्स एक दूसरे पर अटैक कर सकते थे और उन्हें इस दुनिया के लॉज फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। इंसान रूल्स का फायदा उठाने में सबसे आगे होते हैं। दूसरे प्लेयर्स को पकड़कर उन्हें टॉर्चर करने में टाइम लगता। 3 दिन का सेफ पीरियड मिलना अच्छा था, लेकिन अगर तुम दूसरे प्लेयर्स को मार दोगे और तुम अकेले बच जाओगे तो तुम्हें बार बार गैस गेम नहीं खेलना पड़ेगा, है ना? जैसे ही रूल सेट हुए, हम पर हमला हो गया। चेन कियान सबसे बाहर चल रहा था, इसलिए वो मारा गया। आखिर तक मुझे उसकी एबिलिटी का पता नहीं चला। अच्छी बात यह थी कि उसने एक दिन पहले ही अपना आखिरी लेटर लिख दिया था, जो चुपचाप मेरी पॉकेट में पड़ा था। लियो यिमो की अचानक गायब होने की एबिलिटी ने उसकी जान बचा ली। मैंने तुरंत जोर से वाटर रिलीज ग्रेट वाटरफॉल जत्सु चिल्लाकर अपनी एब्सोल्यूट डिफेंस को एक्टिवेट कर लिया। फिर मैं लिन शुए को लेकर पास के एक पुलिस स्टेशन में भाग गया। प्लेयर्स एक दूसरे को अटैक कर सकते थे, पर वो इस दुनिया के दूसरे लोगों को अटैक नहीं कर सकते थे। खेल सच में डेंजर होता जा रहा था। अगर एबिलिटी हिडन है और ऑफेंसिव नहीं है तो दूसरे प्लेयर्स तुम पर हमला करेंगे, और अगर पावर स्ट्रांग है तो लोग उसे जल्दी से गेस कर लेंगे। हर तरह से मौत ही सामने थी। शुक्र है मेरी एबिलिटी में कोई अटैक पावर नहीं थी, पर इसमें डैमेज को ब्लॉक करने की अच्छी कैपेसिटी थी। वैसे लिन शुए की एबिलिटी क्या थी? वो अभी भी नंबर 1 पर थी और उसका सस्पेशन प्रोग्रेस कैरी तरीके से 0% पर था, और उसने भी अपना 3 बार एबिलिटी यूज करने का डेली टास्क कंप्लीट कर लिया था। उस दिन बड़ी स्क्रीन के नाम एक एक करके ग्रे होते गए। हम पूरा दिन पुलिस स्टेशन में डरते हुए छुपे रहे। अब सिर्फ 31 लोग बचे थे। लियो यिमो की रैंकिंग ड्रॉप होकर 30 हो चुकी थी। हमने बिना कुछ कहे अलग होने का फैसला किया। वो उम्र में छोटी थी, पर बेवकूफ नहीं थी। वो जिंदा रहना चाहती थी, इसलिए उसे अपर रैंक वाले 30 लोगों को एक्सपोज करना पड़ा। हम किसी भी ऐसे प्लेयर के करीब नहीं रहना चाहते थे जो पागल हो रहा हो। सबसे बड़ी बात यह थी कि हम उसकी एबिलिटी को नहीं समझ पाए। इस वक्त क्वाइटली अलग होना ही सबसे अच्छा ऑप्शन था। शायद उसे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर उसने लिन शुए और मुझे मारने का डिसीजन नहीं लिया था। मैं भी अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहता था। वैसे भी अब मैं काफी सेफ था। अब मैं बिना सोचे समझे बाहर नहीं घूम सकता था। मुझे एक सेफ छुपने की जगह बनानी थी। मैंने पुलिस स्टेशन से एक सिक्योरिटी कंपनी को कांटेक्ट किया। मैंने 20 गाड़ियां और 50 बॉडीगार्ड्स हायर किए। पैसे वाले हो तो जो चाहो कर सकते हो। बहुत सारे बॉडीगार्ड्स की प्रोटेक्शन में लिन शुए और मैं आराम से एक प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंच गए और अपने लिए एक मेंशन बुक कर लिया। काफी बॉडीगार्ड्स की पावर ऑब्जर्वर्स की आंखों से छुपने और प्लेयर्स को बिना परमिशन किसी के प्राइवेट स्पेस में आने से रोकने के लिए काफी थी। किसी और के घर में कैमरा लगाना क्राइम है। ज्यादा से ज्यादा मैं इन ऑब्जर्वर्स को अपने मेंशन का ड्रेनेज सिस्टम चेक करने दे सकता था, ताकि वो देख सकें कि मेरी यूरिन में क्या अलग है।
मैंने कहा लिन शुए, अभी बाहर सिचुएशन शांत है। लीडर बोर्ड के नंबर 1 पोजीशन के प्लेयर होने के नाते मुझे लगता है अब हमें बात करनी चाहिए। मुझे यकीन था कि लिन शुए मुझे नहीं मार सकती थी, लेकिन फाइनल बैटल में सब कुछ सस्पिशन पर ही था। अभी तक उसने एक भी इन्फो एक्सपोज नहीं की थी और मेरी 12% ऑलरेडी रिवील हो चुकी थी। आखिर में मरने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही होऊंगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। लिन शुए स्मार्ट थी, इसलिए उसने समझ लिया था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसने कहा, सच कहूँ तो तुमने मुझे शुरुआत में अपनी टीम में क्यों चुना था? क्या इसलिए क्योंकि मैं अमीर हूँ? मैंने कहा, इनिशियल फेज में मैंने हर प्लेयर के बिहेवियर को इवैल्यूएट किया। डेटा दिखाता था कि तुम्हारा जीतने का चांस सबसे ज्यादा था और मैं वही डिसीजंस लेता हूँ जो 100% श्योर हूँ। लिन शुए बोली, मजाक कर रहे हो? तुक्का मारने को इतना फैंसी बना दिया? तुम्हारा माइंड गेम काफी अच्छा है। मैंने कहा, तुम मानो या ना मानो, मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी है और मेरी जजमेंट कभी गलत नहीं हुई। उसने कहा, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर मेरी बनाई हुई एबिलिटी बेकार होती तो तुम्हारी साइकोलॉजी भी तुम्हें बचा नहीं पाती। हाँ, ये हो सकता था, मैंने कहा, और मेरे पिछले एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर हम एक साथ आए हैं। मैं अचानक खामोश हो गया। ये सर्वाइवल गेम का कैसा रूल था? और ये लड़की तो ब्लैक मैजिक की बातें कर रही थी। क्यों? मैंने उससे पूछा था कि क्योंकि उसे लगता था कि मैं जीतूंगा तो वो मेरे पास क्यों आई। उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरी एबिलिटी वाकई में बहुत बेसिक है और मैं खुद को नहीं बचा सकती। इस खतरनाक गेम में मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो एंड तक जिंदा रह सके और मुझे प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन मेरा वापस जाना बहुत जरूरी था क्योंकि मुझे कुछ जरूरी इन्फो वापस ले जानी थी। ये सिर्फ मेरे खुद के जीने की बात नहीं थी, या तुम कह सकते हो कि कुछ जरूरी इन्फो को वापस भेज देना भी ठीक था, चाहे वो मैं खुद हूं या कोई जिसे मैं ट्रस्ट कर सकूं। इसलिए तुमने मुझे चुना था। लिन शुए ने मुझे बताया कि ऐसे रूल गेम्स सिर्फ एक बार नहीं आए थे। सरकार इन पर बहुत लंबे समय से छुपकर रिसर्च कर रही थी। लिन शुए इस रिसर्च टीम का हिस्सा थी। वो क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेस टाइम, न्यूट्रिनोस और पता नहीं किन किन चीजों की बातें करती रहती थी जो मेरी समझ के पूरी तरह बाहर थी। लेकिन एक बात तो साफ थी कि उनकी टीम सर्वाइवल गेम के रूल से रियल वर्ल्ड में कुछ नहीं सीख सकी। अब तक का सारा डेटा बस सर्वाइवर से मिला था और आज उसके पास यहाँ आने की और बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। उसे किसी की जरूरत थी जो ये डेटा वापस रियल वर्ल्ड तक पहुंचा सके। अचानक बड़ी स्क्रीन पर लिन शुए का सस्पिशन प्रोग्रेस पूरे 50% बढ़ गया। उसने जो यूएसबी ड्राइव मुझे दिया था, ऑब्जर्वर्स ने उसके दौरान उसकी एबिलिटी का एक हिस्सा डिस्कवर कर लिया था। सिर्फ ऑब्जर्वर्स ही नहीं, मैं भी गेस कर सकता था कि वो डेटा सिर्फ आंखों से देखकर कलेक्ट नहीं कर रही थी। साइंटिस्ट डेटा ऑब्जर्व करने के लिए जरूर अपना अलग तरीका यूज करते होंगे और लिन शुए की एबिलिटी उसे ये पावर दे रही थी। मैंने प्रॉमिस किया और लिन शुए मुस्कुराई। हम उस मेंशन में ठहर गए थे। भले ही बॉडीगार्ड्स हमारी निगरानी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उन पागल प्लेयर्स को तो ब्लॉक कर दिया था। अब ये नहीं पता था कि ये बॉडीगार्ड्स रखना एक अच्छा फैसला था या बुरा। लिन शुए का सस्पिशन प्रोग्रेस लगातार बढ़ रहा था। मुझे डर था कि वो कल तक जिंदा नहीं रहेगी। मुझे लगा कि अब लिन शुए की मदद करने का टाइम आ गया है इस दिमाग को घुमा देने वाली दुनिया में। वो दोनों कपल लगते थे। इन गैसेस को चेक करके देखो, मुझे लगता है कि हम गैस कर सकते हैं। मैंने लिन शुए को एक पेपर दिया। इस पर मैंने एबिलिटीज के बारे में गैसेस लिखे थे। मैं उसके लिए 3 दिन का सेफ टाइम विन करना चाहता था। लिन शुए ने मजाक में कहा, हम मजाक कर रहे हो? ये सब क्या लिखा है? ऐसे मौत और जिंदगी के खेलों में कोई इतनी बेवकूफी भरी एबिलिटी क्यों बनाएगा? मैंने कहा, तुम स्मार्ट और कनिंग प्लेयर्स की दुनिया नहीं समझती हो। अगर तुम गैस करती रहोगी तो पक्का एक को तो सही से गैस कर ही लोगी। लिन शुए हिचकिचा रही थी, लेकिन मेरे दबाव डालने पर उसने आखिरकार गैस किया। क्या तुम अब आम सिचुएशंस के कंपैरिजन में 10% ज्यादा हवा अंदर ले सकते हो? गैस फेल हो गया। मैंने कहा, मुझे गैस मत करो, मैं वाटर रिलीज निंजा हूँ। मैंने तुम्हें लाइन से गैस करने को कहा था, मुझे स्किप कर दो। लिन शुए ने माफी मांगी। उसने गैस करना भूल गई थी। जब उसने 9वें प्लेयर का गैस किया तब उस प्लेयर का प्रोग्रेस 20% तक बढ़ गया। वही था। लिन शुए ने दोबारा हेजिटेशन के साथ पूछा, क्या हमें वाकई में ऐसा करना चाहिए? अगर हम सही निकले तो वो इंसान मर जाएगा। क्या हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मैंने उसे यकीन दिलाया, मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए कहा है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इस मर्सीलेस गेम में इन सैक्रिफाइसेस की बड़ी कीमत है। लिन शुए ने गहरी सांस ली और बोली, मैं समझ गई, अब नेक्स्ट कैसे गैस करना है? मैंने कहा, पहले परसेंटेज सेट करो। लिन शुए ने गैस करना जारी रखा और हवा अंदर लेने का अमाउंट चेंज किया। नहीं, अभी गैस गलत था, इसलिए मैंने उसे और एडवाइस दी। बार बार ट्राई और मिस्टेक्स करने से दोपहर के खाने के वक्त उस इंसान का नाम ग्रे हो गया था और लिन शुए का नाम अचानक चमकने लगा। उसकी एबिलिटी हर सांस के साथ नॉर्मल से 3% ज्यादा ऑक्सीजन लेने की थी। मैं गिल्ट से भर गया था और लिन शुए का भी वही हाल था। फिर भी डेटा को ठीक से स्टोर करना जरूरी था। बड़े गोल को पाने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना एक मजबूरी बन गई थी। उसी रात लियू यीमो का नाम भी ग्रे कलर का हो गया और हमें नहीं पता था कि वो मारी गई है या किसी ने उसका अंदाजा लगा लिया था। मुझे अपने दरवाजे पर 30 से ज्यादा लास्ट लेटर्स और काफी चीजें मिली। इन लोगों ने आखिरी इच्छा का सारा बोझ मुझ पर डाल दिया था। इंसान कितने अजीब होते हैं ना। वो मुझ पर ट्रस्ट करते थे,
लेकिन मुझे मारने का एक भी चांस नहीं छोड़ना चाहते थे। जब उन्हें ये रियलाइज होता कि वो मुझे मार नहीं सकते, तो वो ओपनली मुझ पर रिक्वेस्ट डाल देते। कुछ लोगों ने लास्ट मोमेंट पर किसी का मारा गया लास्ट लेटर मुझे ला कर दिया। लिन शुए अब एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज कर रही थी। उसकी प्रोग्रेस 3 दिन के सेफ टाइम की वजह से अभी भी 50% पर रुकी हुई थी। बाहर के प्लेयर्स सब पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया था कि वो ओल्ड मैन जिसने शुरुआत में हम सभी को एक साथ रहने के लिए कहा था, वो अभी भी जिंदा था। तुम पूछोगे कि मुझे कैसे पता चला? बस इन्फो खरीदने के लिए पैसे देकर। जब दरवाजे पर बॉडीगार्ड्स मुझे देख रहे थे तो वो भी मुझसे एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी अपनी दुनिया में जीना था ना। ब्लड प्रोटेक्शन पीरियड के लास्ट फेज पर बड़ी स्क्रीन काफी खतरनाक तरीके से शेक कर रही थी। कुछ अनलकी लोगों ने अपनी एबिलिटी को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया था कि वो उसे भूलने के कारण एलिमिनेट हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक मास्टर मैनिपुलेटर का निकल आना था। बॉडीगार्ड्स ने ये इन्फो दी कि उसकी एबिलिटी सेंसिंग पावर थी। वो किसी दूसरी एबिलिटी को काम करते हुए फील करके उसके असर, ताकत और प्रोसेस को समझ सकता था। ये लड़का शांत होकर डिटेल्स जमा कर रहा था, फाइनल स्टेज का वेट कर रहा था और एक बड़ा धमाका करने वाला था। क्योंकि सेफ्टी पीरियड कंबाइन नहीं हो सकते थे, इसलिए उसने लोकल लोगों को बता दिया। एक ही वक्त पर आधी लीडर बोर्ड गायब हो गई, लेकिन वो खुद ज्यादा सेफ नहीं था। उसका धमाका उसकी खुद की ताकत का दिखावा था। 3 दिनों का सेफ पीरियड उसकी मौत के दिन के पास होने जैसा था। उस सुबह जब लिन शुए का सेफ पीरियड खत्म हुआ, मेरे मेंशन पर 2 लोग आ गए। उनमें से एक वो ओल्ड मैन था और दूसरा सेंसिंग पावर वाला मास्टर मैनिपुलेटर था। अब लीडर बोर्ड में हम सिर्फ 4 ही थे। मास्टर मैनिपुलेटर का सेफ पीरियड 2 दिन का ही बचा था और वो सबसे सेफ था। ओल्ड मैन का सस्पेशन प्रोग्रेस भी 50% का था। लिन शुए ने मुझे हार्ड ड्राइव दे दी। हार्ड ड्राइव के साथ मुझे एक छोटा पीस ऑफ पेपर मिला, जिसमें यह लिखा था कि मेरी शक की ताकत ज्यादा तेज होती जा रही थी। उसकी एबिलिटी अब सीक्रेट नहीं रही। कुछ समय बाद बड़ी स्क्रीन मेरी तमाम इन्फो को डिस्क्लोज कर देगी, चाहे वो राइट नहीं थी। कल के बाद इसे डिलीट कर दिया जाएगा। मैंने उसे कहा कि मेरी मौत को सेफ दिन बनाए काफी थी और हर एक दिन की कीमत थी। मैंने एक बहुत महंगा डिनर ऑर्डर किया था और डिसीजन लिया, पहले हम खाना खाएंगे फिर देखते हैं। ओल्ड मैन ने स्माइल किया और एग्री किया। हाँ, इतना बड़ा काम भी खाने से जरूरी नहीं। क्या मैं नौजवान लड़के के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ? मैंने ओल्ड मैन और उस मैनिपुलेटर को, जिसे जियांग फेंग कहा जाता था, उसे भी कॉल किया। ओल्ड मैन का नाम लिू जांगवो था। हम लोगों ने ठीक से खाना खाया और मैंने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर किया एक महजोंग टेबल बनाने के लिए। वाटर रिलीज ग्रेट वाटरफॉल जुत्सु। हाँ, मैंने अपनी एबिलिटी का यूज डेली टारगेट को पूरा करने के लिए किया। इन द एंड इस कमरे में रहने वाले सिर्फ एक दुनिया ही थे। लिन शुए साइलेंटली वहां से जा चुकी थी। बिना ग्रेटिंग्स के मुझे उसके लिए अब भी सैड फील हुआ। ये साइंस की लेडी बदलकर एक ग्रे हेयर्ड मेसी बेदर जैसा ओल्ड मैन बन सकती थी। अगर आइंस्टीन भी यहाँ पर आता, मुझे कोई परवाह भी नहीं थी। जियांग फेंग का अभी सेफ पीरियड कंप्लीटली पास नहीं हुआ था, पर उसने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। वो मुझ पर सेंसिंग एबिलिटीज को यूज नहीं कर पाता था, इसीलिए उसने अटैक किया। वो ये भूल गया था कि जुत्सु परफॉर्म करने के बाद मैं वॉशरूम नहीं गया था। उसका अटैक मुझ पर नहीं लगा, पर गलती से उसने उस छोटी लड़की को हर्ट कर दिया जो मेरी महजोंग टाइल्स मैनेज कर रही थी। लोकल लॉज फॉलो करने वाला रूल सेफ पीरियड रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो लड़की अभी माइनर थी। जांग फोंग वहीं इंस्टेंटली एलिमिनेट हो गया। मैंने और ओल्ड मैन ने पूरी रात चेस खेला, क्योंकि हम जानते थे कि अगले दिन रिजल्ट फोर्स रिवील हो जाएगा। उसकी प्रोग्रेस 50% थी, जो मेरी 22% से ज्यादा थी। पूरी रात चेस खेलने के बाद भी ओल्ड मैन बहुत शांत लग रहा था। इसका एक कारण यह भी हो सकता था कि मुझे आखिरकार उसकी एबिलिटी का पता चल गया था। ओल्ड मैन ने कहा कि अब उसे डर नहीं था कि इस दुनिया के लोग उसकी एबिलिटी के बारे में जान जाएंगे। आखिर ये सबसे बेस्ट एबिलिटी थी जो वो सोच सकता था। खाने के बाद 100 कदम चलने से 99 साल तक जीते हैं। उसकी 50% प्रोग्रेस का कारण उसके 100 कदम चलना ही था। मैं चुपचाप अपने बेड पे लेट कर वापस जाने का वेट करने लगा। मुझे उम्मीद थी कि सर्वाइवल गेम की वर्ल्ड विल अपना वादा पूरा करेगी और जो कुछ भी मैंने कमाया था वो मुझे अपने साथ ले जाने लगी। हार्ड ड्राइव ले जाना तो बस एक छोटी बात थी। मेरा बड़ा मेंशन और बैंक में रखे वो 2 बिलियन रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना? खुदा जाने मैंने कितनी बार हैंड साइंस बनाए थे। मेरी स्पीड काकाशी से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। मेरा ब्लैडर अब पूरी तरह खाली हो चुका था और मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे अंधेरे में जाने लगी। मुझे दूर से हवा की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज करीब आती गई और मैंने ध्यान लगाया। आखिरकार मुझे वही आवाज सुनाई दी। सर्वाइवल गेम के रूल्स वर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है। मेरी आंखें बंद होने से 1 सेकंड पहले मैं सोच रहा था कि वो 2 बिलियन रुपए कैसे खर्च करूं। क्या मुझे मेंशन के पूल को हॉट स्प्रिंग में बदलना चाहिए? तभी सर्वाइवल गेम में स्वागत करने वाली वो आवाज मेरे दिमाग में किसी बम की तरह फटी। मेरे कान पूरी तरह सुन्न पड़ गए। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि अगर तुम आखिर तक जिंदा रहे तो सब कुछ अपने साथ वापस रियल वर्ल्ड ले जा सकते हो? ये वर्ल्ड विल क्यों चीटिंग कर रही थी? मैंने एकदम से आंखें खोली। जो सीन मेरे सामने था वो उस मॉडर्न पैरेलल वर्ल्ड से पूरी तरह अलग था। वहां कोई शानदार मेंशन या बॉडीगार्ड्स नहीं थे। यहाँ तक कि जो हार्ड ड्राइव और बैंक कार्ड मेरी पॉकेट में थे उन्हें भी मैं नहीं ढूंढ पाया। मैं वही आम कपड़े पहना हुआ था जो मैंने अराइवल के पहले दिन पहने थे।
एक ही अच्छी बात थी कि मेरी एबिलिटी की एक एक डिटेल मुझे याद थी। वो नंबर्स मेरे दिमाग में छपे हुए थे। मैंने अपना चेहरा पिंच कर देखा, दर्द ओरिजिनल लग रहा था। मैंने चारों ओर देखा, मैं एक बहुत बड़े गोल एरिना के बीचों बीच खड़ा था। एरिना का फर्श ठंडी और काली मेटल से बना था और चारों तरफ कई स्टैंड्स बने थे, और उन स्टैंड्स पर कोई व्यूअर्स नहीं थे। वहां सिर्फ ग्रे फॉग थी, और उस फॉग के पीछे से हजारों आंखें सीधे मुझे ही देख रही थी। हाँ, उनकी नजरें हम सब पर थी। इस अरीना में मेरे अलावा 11 और लोग भी खड़े थे। सबके चेहरे पर वही शौक, अलर्ट और जिंदगी मौत के खेल से बच निकलने की झलक थी। मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये लोग मेरी तरह ही दूसरे अलग अलग सर्वाइवल गेम्स के विनर्स थे, और अब हम एक बार फिर से इस वर्ल्ड विल के लाए हुए दूसरे ट्रैप में फंस गए थे। और वैसा ही हुआ। अगले ही सेकंड पूरे एरिना में से एक ठंडी मैकेनिक आवाज आने लगी। ये रूल का अनाउंसमेंट बिल्कुल पिछली बार जैसा ही था, बस कंटेंट अभी थोड़ा ज्यादा सख्त था। राउंड 2 सर्वाइवल गेम, एबिलिटी बैटल। रूल 1, सारे प्लेयर्स जो पिछले गेम्स के विनर्स हैं वो अपनी पिछली अनलॉक की हुई एबिलिटीज के साथ आएंगे। उन एबिलिटीज के कंडीशंस, इफेक्ट्स और प्राइसेस वैसे ही रहेंगे। वर्ल्ड विल फिर से एक वेरिफिकेशन करेगी। जो अपनी एबिलिटी भूल गया उसे डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया जाएगा। रूल 2, इस राउंड में कोई व्यू और गेस नहीं करेगा। प्लेयर्स को अपने सामने वाले एनिमीज को एबिलिटी बैटल्स के जरिए हराना होगा। रूल 3, बैटल में गेम वर्ल्ड के रिसोर्सेज का यूज करना होगा। रियल वर्ल्ड की कोई भी चीज यूज करना अलाउड नहीं है। रूल्स तोड़ने वालों को डायरेक्ट एलिमिनेट किया जाएगा। अरीना में रैंडमली रोल कार्ड्स रिफ्रेश होते रहेंगे। जो इन कार्ड्स को उठाएगा वो टेम्पररी तौर पर एक स्पेसिफिक एबिलिटी चेंज कर सकता है। कार्ड्स के इफेक्ट्स को स्टैक नहीं किया जा सकता। रूल 5, इस राउंड में टीम्स बनाने पर कोई बैन नहीं है। तुम अलायंस बना सकते हो या धोखा दे सकते हो। अलायंसेस दोनों लोगों के ओरल एग्रीमेंट पर बनेंगे। अगर तुम बिट्रे किए गए तो तुम्हें बिट्रे करने वाले इंसान की एबिलिटी का 50% स्ट्रेंथ मिल जाएगा। रूल 6, जो कोई भी विनर होगा वो इस सर्वाइवल गेम के हर एक डिटेल को चेंज कर पाएगा। वो विनर इन गिफ्ट्स के साथ अपने रियल वर्ल्ड में वापस चला जाएगा और फ्यूचर में किसी भी रूल गेम में सम्मन नहीं होगा। रूल 7, यहाँ लोकल लॉज लागू नहीं होंगे। सर्वाइव करना ही पहला रूल है। रूल 8, बैटल फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। काउंटडाउन 72 आवर्स का होगा। आवर्स के खत्म होते ही अरीना की फर्श से कच-कच की आवाजें आने लगी। जमीन के ऐप से अचानक 10-15 नीली रोशनी चमकते हुए कार्ड्स बाहर आए और इधर उधर पूरे अरीना में फैल गए। मेरा दिमाग अचानक इंफॉर्मेशन से भर गया। जो चीजें मैंने पिछले रूल गेम से हासिल की थी वो पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। वर्ल्ड विल ने उन्हें कुछ वक्त के लिए लॉक कर दिया था। अगर मैं इस बैटल में एंड तक जिंदा बचा रहा तो मैं उन पैसों और हार्ड ड्राइव को दोबारा पालूंगा, बल्कि इस सर्वाइवल गेम पर भी काबू कर पाऊंगा। जहां तक लिंचवे की हार्ड ड्राइव का सवाल था, मैं अब समझ चुका था। उसने मुझे सिर्फ उस रूल गेम का रिसर्च डेटा नहीं, शायद वर्ल्ड विल की मिस्ट्री भी दी थी, लेकिन मैंने उसे देखा ही नहीं था। तभी एक ठंडी आवाज आई। ये वर्ल्ड विल हमें मोहरों की तरह इस्तेमाल करके खेल रहा है। ये बोलने वाला आदमी एक काला ट्रेंच कोट पहने था। वो अरीना के एक मेटल पिलर से टिका था। उसकी उंगलियों में एक तेज धार वाला चाकू था। उसने पूरे अरीना में सबको शक की नजरों से देखा। उसके शरीर से खून की महक आ रही थी। साफ था कि वो पिछले गेम में सिर्फ लोगों को मारकर ही जिंदा बचा था। एक 12-13 साल के बच्चे ने अपने होंठ चाटे और उन रूल कार्ड्स को घूरने लगा। उसकी आवाज तो मासूम थी, लेकिन उसमें एक क्रूरता थी। गेम कोई भी हो, जो आखिर तक जिंदा रहेगा वही बॉस होगा। ये सारे कार्ड्स मेरे हैं। इतना कहकर वो बच्चा बिजली तेजी से सबसे पास वाले कार्ड की तरफ भागा। उसके हिलते ही पास में खड़े एक भारी भरकम आदमी के हाथ अचानक बहुत बड़े हो गए। उसने बच्चे की पीठ पर जोरदार मुक्का मारा और चिल्लाया, अबे वो छोटे, मुझसे टकराएगा। लेकिन बच्चे को शायद इसका अंदाजा था। वो तुरंत मुड़ा और मुक्के से बच गया। उसने अपना हाथ घुमाया और उसकी उंगलियों से एक चांदी का धागा निकलकर उस बड़े आदमी की कलाई पर लिपट गया। वो आदमी दर्द से चिल्लाया और धागे को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन धागा बहुत मजबूत था और वो और कसता जा रहा था। पलक झपकते ही दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। बाकी लोग भी एक्शन में गए। कुछ कार्ड्स की तरफ भागे, कुछ दूसरों को ऑब्जर्व करने लगे और कुछ ने तो सीधे अपने बगल वालों पर हमला कर दिया। पूरा एरिना पावर्स की रोशनी, चीख पुकार और लड़ाई की आवाजों से भर गया। मैं अपनी जगह पर ही खड़ा रहा, डर से नहीं बल्कि सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। यहाँ मौजूद 11 ओपोनेंट्स सबके सब मौत के खेल से बचकर आए थे। उनकी पावर्स पक्का बहुत खतरनाक होंगी और आखिर तक जिंदा रहने का मतलब है कि या तो उनकी पावर बहुत अजीब और स्ट्रांग है या फिर उनका दिमाग बहुत तेज है, या दोनों। मेरा एडवांटेज मेरा एब्सोल्यूट डिफेंस था। जब तक मैं हैंड साइंस बनाकर वो लाइन चिल्लाता, मेरा डिफेंस तब तक रहता जब तक मैं अगली बार वॉशरूम ना जाऊं। और मेरी पावर की बाकी डिटेल्स जैसे ई कोली या पैरामिशन बनाना, ये कोई सोच भी नहीं सकता था और ना ही सेंस कर सकता था। ये मेरा ट्रम्प कार्ड था। लेकिन मेरा डिसएडवांटेज भी बहुत साफ था। मेरी पावर में कोई अटैक नहीं था, सिर्फ डिफेंस था। दूसरों को हराने के लिए मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, रूल कार्ड्स का इस्तेमाल करना होगा या अलायंसेस बनाकर पीठ में छुरा घोंपना होगा। और सबसे बड़ी बात, मेरा डिफेंस सिर्फ इस बात पर टिका था कि मैं वॉशरूम कब जाता हूँ। अगर दुश्मनों को यह पता चल गया तो ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी।
इसलिए अभी सबसे अक्लमंदी का काम यह था कि बिना सोचे समझे कार्ड्स के पीछे ना भागूं और ना ही किसी से लड़ूं। मुझे एक छिपने की जगह ढूंढकर सबको ऑब्जर्व करना था और उनकी कमजोरियां पता लगानी थी, और सही वक्त आने पर एक रूल कार्ड उठाकर अपने लिए एडवांटेज बना था। अरीना के चारों तरफ कई मेटल के कवर्स थे। लड़ाई की अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैं चुपके से एक बड़े से मेटल की शील्ड के पीछे छिप गया। ये शील्ड शायद पिछली किसी लड़ाई की बची हुई चीज थी। ये ज्यादातर अटैक्स को रोकने के लिए काफी थी। छिपने के बाद मैंने मैदान की सिचुएशन को ध्यान से देखना शुरू किया और हर दुश्मन की पावर और खूबियों को याद करने लगा। काले ट्रेंच कोट वाले आदमी की पावर पक्का स्पीड से जुड़ी थी। वो बहुत तेज था और उसका चाकू उस बड़े आदमी की मोटी स्किन को आसानी से काट रहा था। साफ था कि उसके चाकू पर भी पावर का असर था। मैंने उसे नाम दिया स्पीडस्टर। वो 12-13 साल का चांदी के धागों को कंट्रोल कर रहा था। धागे बहुत मजबूत थे और उनमें एसिड जैसा असर था। बड़े आदमी के हाथों पर घाव बन चुके थे। मैंने उसे नाम दिया थ्रेड बॉय। उस भारी आदमी की पावर थी अपने शरीर को बड़ा करना और बेहिसाब ताकत। उसकी स्किन बहुत मोटी थी। धागों का एसिड भी उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। मैंने उसे नाम दिया जायंट। एक सफेद ड्रेस पहने औरत थी जिसकी पावर हीलिंग थी। वो पल भर में अपने और दूसरों के घाव भर सकती थी। 2 लोग उसे घेरे हुए थे ताकि उसकी हीलिंग से वो लंबी लड़ाई लड़ सके। मैंने उसे नाम दिया हीलर। एक चश्मे वाला सभ्य सा आदमी था जिसके हाथ में एक नोटबुक थी। वो नोटबुक में जो भी लिखता उस इंसान को वैसी ही सजा मिलती। जैसे उसने लिखा किसी के पैर में दर्द, तो कार्ड की तरफ भागता हुआ एक आदमी अचानक गिर गया और उसका बायां पैर बुरी तरह कांपने लगा। ये पावर बहुत ही खतरनाक थी। मैंने उसे नाम दिया नोटबुक गाय। एक गंजा आदमी था जो हवा से कोई भी बंदूक निकाल सकता था। पिस्टल, राइफल, स्नाइपर, सब कुछ। गोलियां मेटल के जमीन पर लगकर चिंगारियां छोड़ रही थी। मैंने उसे नाम दिया गन हेड। बचे हुए लोगों की भी अपनी अपनी पावर्स थी। आग कंट्रोल करने वाली फायर वुमन, पानी कंट्रोल करने वाला वाटर गाय, गायब होने वाला इनविजिबल मैन और थोड़ी देर का फ्यूचर देखने वाला सीयर। एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी दिखने वाली मिडिल एज्ड औरत भी थी। वो एक ही जगह खड़ी थी, ना कार्ड्स लूट रही थी ना किसी पर हमला कर रही थी। वो बस शांति से सबको देख रही थी। उसकी प्रेजेंस इतनी कम थी कि उसे इग्नोर किया जा सकता था। मैंने उसे नाम दिया ट्रांसपेरेंट वुमन। इन सब की पावर्स या तो बहुत खतरनाक अटैक वाली थी या फिर बहुत अजीब सपोर्ट वाली। उनके सामने मेरा एब्सोल्यूट डिफेंस मजबूत तो था, लेकिन इससे लड़ना बहुत मुश्किल होने वाला था। जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था तभी नोटबुक गाय की नजर मुझ पर पड़ गई जो कवर के पीछे छिपा था। उसने मेरी तरफ देखा और एक खौफनाक मुस्कान के साथ अपने पेन से नोटबुक में कुछ लिखने लगा। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने तुरंत रिएक्ट किया और चिल्लाया दाबा श्री शु। आवाज खत्म होते ही एक अदृश्य शील्ड ने मुझे घेर लिया और उसी पल मुझे लगा जैसे किसी अनदेखे हाथ ने मेरा गला पकड़ लिया हो। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और मेरे दिमाग में भयानक दर्द उठा। पक्का नोटबुक गाय ने मेरे बारे में कुछ लिखा था, लेकिन क्योंकि मेरा एब्सोल्यूट डिफेंस एक्टिव था, उसकी पावर का असर लगभग खत्म हो गया था। सिर्फ थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा था। मुझे सही सलामत देखकर नोटबुक गाय की आंखों में हैरानी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि मेरा डिफेंस इतना मजबूत होगा। उसने मुंह बनाया और कुछ और लिखने ही वाला था कि फायर वुमन की नजर उस पर पड़ गई। फायर वुमन ने अपना हाथ घुमाया और एक बहुत बड़ा आग का गोला नोटबुक गाय की तरफ फेंक दिया। वो चिल्लाई पीछे से वार करना बंद कर, पहले मैं तेरा ही हिसाब करती हूँ। नोटबुक गाय को मुझे छोड़कर खुद को बचाना पड़ा। उसने जल्दी से अपनी नोटबुक पर कुछ लिखा। उसकी तरफ आता हुआ आग का गोला तुरंत धुएं में बदलकर गायब हो गया। ये देखकर फायर वुमन गुस्से से पागल हो गई और उसने नोटबुक गाय पर कई और के गोले फेंके। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत डर गया था। ये नोटबुक गाय की पावर बहुत खतरनाक थी। इसे जल्दी खत्म करना होगा, वरना ये हम सबके लिए खतरा बन जाएगा। तभी मेरी नजर कुछ ही दूरी पर हवा में तैरते एक रूल कार्ड पर पड़ी। उसकी नीली चमक बहुत तेज थी। मेरे दिमाग में तुरंत उस कार्ड का इफेक्ट आ गया। टेम्पररी रूल चेंज, पावर्स की ट्रिगर कंडीशंस 5 मिनट के लिए काम करना बंद कर देंगी। ये कार्ड तो किसी जादू से कम नहीं था। अगर मुझे ये मिल जाता तो 5 मिनट तक कोई भी अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पाता। और क्योंकि मैंने अपना एब्सोल्यूट डिफेंस पहले ही एक्टिवेट कर लिया था, जब तक ये डिफेंस हटता नहीं मैं इन 5 मिनटों में कुछ भी कर सकता था। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मैंने मैदान में देखा सब एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे। किसी ने भी कार्ड पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वो इनविजिबल मैन शायद कार्ड की तरफ ही जा रहा था। उसकी नजर भी इसी कार्ड पर थी। मैं उसे ये कार्ड नहीं लेने दे सकता था। मेरी पावर में अटैक नहीं था, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कार्ड की तरफ भागा। इनविजिबल मैन की स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन मैं कार्ड के ज्यादा करीब था। जैसे ही उसका हाथ कार्ड को छूने वाला था, मैंने छलांग लगाई और कार्ड को कसकर पकड़ लिया। कार्ड बहुत ठंडा था। इसे छूते ही मेरे दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन आई, जिससे कार्ड का इफेक्ट कंफर्म हो गया और ये भी पता चल गया कि इसे यूज कैसे करना है। बस कार्ड को तोड़ना था और इफेक्ट तुरंत शुरू हो जाएगा। इनविजिबल मैन को उम्मीद नहीं थी कि मैं बीच में आ जाऊंगा। उसने गुस्से में मुझ पर एक इनविजिबल अटैक किया, जो मेरे एब्सोल्यूट डिफेंस से टकराकर जोर की आवाज के साथ खत्म हो गया। मेरी शील्ड जरा भी नहीं हिली।
मैंने कार्ड को हाथ में पकड़े हुए इनविजिबल मैन की तरफ देखकर एक बड़ी सी मुस्कान दी। धन्यवाद मेरे भाई, ये कार्ड मैं ले रहा हूँ। ये कहते हुए मैंने बिना कुछ सोचे कार्ड को तोड़ दिया। रूल कार्ड एक्टिवेटेड। सभी प्लेयर्स की पावर ट्रिगर कंडीशंस 5 मिनट के लिए डिसेबल कर दी गई हैं। काउंटडाउन स्टार्ट। मैकेनिकल आवाज गूंजते ही अरीना में पावर्स की सारी रोशनी एक झटके में गायब हो गई। लड़ते हुए लोग अचानक अपनी जगह पर बुत बन गए। फायर वुमन का आग का गोला हवा में ही रुक गया और धुएं में बदल गया। वाटर गाय का पानी जमीन पर गिरकर बिखर गया। स्पीडस्टर का चाकू हाथ से छूटकर मेटल की जमीन पर खनकते हुए गिरा। जायंट के भारी भरकम हाथ पल भर में नॉर्मल हो गए और वो मोमेंटम की वजह से मुंह के बल गिर पड़ा। थ्रेड बॉय के चांदी के धागे टूटकर हवा में उड़ने लगे। हीलर की हीलिंग लाइट गायब हो गई और उसके साथ खड़े 2 आदमियों की प्रोटेक्शन खत्म हो गई। पास खड़े गनहेड ने उन्हें बिना मौका दिए वहीं ढेर कर दिया। नोटबुक गाय का पेन नोटबुक पर रुक गया। वो एक अक्षर भी नहीं लिख पाया। उसके चेहरे की वो खुशी पल भर में सुनहरे डर में बदल गई। गनहेड के हाथ से उसकी स्नाइपर गायब हो गई। वो हैरानी से वहीं खड़ा रह गया। सियर ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर बस उलझन थी। ट्रांसपेरेंट वुमन अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। बस उसकी आंखों में पल भर के लिए हैरानी दिखाई दी और इनविजिबल मैन की इनविजिबिलिटी खत्म होते ही वो सबके सामने आ गया। वो एक पतला और लंबा आदमी था जिसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो मुझे घूर रहा था। 5 मिनट बहुत सारे काम करने के लिए काफी थे। मुझे पता था कि यही मेरा इकलौता मौका है। मुझे इन 5 मिनटों में कुछ खतरनाक दुश्मनों को खत्म करना ही होगा ताकि आगे जिंदा रहने का रास्ता साफ हो सके। मेरा पहला टारगेट नोटबुक गाय था। उसकी पावर बहुत खतरनाक थी। अगर उसे मौका मिला तो वो सबको आसानी से मार सकता था, इसलिए उसे खत्म करना सबसे जरूरी था। मैं उसकी तरफ भागा। पावर ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाया और उल्टे पांव भागने लगा, लेकिन उसकी स्पीड मेरे सामने कुछ नहीं थी। मैंने 2 कदम में ही उसे पकड़ लिया और उसके पीठ पर जोरदार लात मारी। वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने डर से मेरी तरफ देखा और चिल्लाया, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुम्हारे साथ अलायंस बना लूंगा। मैं तुम्हें सबको मारने में मदद करूंगा। मैंने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, अलायंस? रहने दो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। मैंने झुककर जमीन से उसका ही पेन उठाया और सीधा उसके सीने में उतार दिया। नोटबुक गाय की आंखों की चमक धीरे धीरे खत्म हो गई। उसकी आत्मा को वर्ल्ड विल ने खींच लिया और उसका शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। नोटबुक गाय खत्म। मेरा दूसरा टारगेट गनहेड था। उसके अटैक्स बहुत मजबूत थे और उसके पास हथियारों का पूरा भंडार था। अभी भले ही उसकी पावर बंद थी, लेकिन अगर वो वापस आ गई तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। गनहेड कवर के पीछे छिपकर अपनी बंदूकें ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेकार था। जब मैं उसकी तरफ गया तो उसने जमीन से एक मेटल का पाइप उठाया और मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपना हाथ आगे किया, वार रोका और पलटकर उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा जिससे उसकी नाक टूट गई। वो दर्द से कराहता हुआ गिर पड़ा। मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया। मैंने उसके सिर पर तब तक लाते मारी जब तक कि उसका शरीर भी धुएं में बदलकर गायब नहीं हो गया। अगला नंबर था उस थ्रेड बॉय का। वो बच्चा बहुत ही निर्दयी था और उसकी पावर बहुत ही परेशान करने वाली थी। उसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। वो बच्चा अरीना की दरारों में छिपने की कोशिश कर रहा था। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने पीछे मुड़कर मुझे गुस्से से देखा और चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? जब मेरी पावर वापस आएगी तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे हवा में उठाया और जोर से मेटल की जमीन पर पटक दिया। अफसोस, तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा। उसका शरीर बहुत हल्का था। इस एक पटखनी से ही उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वो भी धुएं में बदल गया। सिर्फ 2 मिनट में मैंने सबसे खतरनाक 3 दुश्मनों को खत्म कर दिया था। अरीना के बाकी लोग मेरी इस बेरहमी को देखकर डर गए थे और उनसे दूर छिपने लगे थे। और वो इनविजिबल मैन जब मैं दूसरों को मार रहा था तो चुपके से खिसक कर अरीना के दूसरे कोने में जा छुपा था। साफ था कि वो मुझसे डर गया था। मैंने काउंटडाउन देखा। 2 मिनट 30 सेकंड्स बचे थे। बाकी बचे हुए टाइम में मैंने किसी और को नहीं मारा, बल्कि चारों तरफ बिखरे हुए रूल कार्ड्स को इकट्ठा करने लगा। एक कार्ड तो मैंने पहले ही तोड़ दिया था, लेकिन अभी भी अरीना में कई कार्ड्स बचे थे। मैंने जल्दी से 4 कार्ड्स उठाए। पहला, टेम्पररी रूल चेंज, अपनी पावर की स्ट्रेंथ 100% बढ़ाएं 3 मिनट के लिए। दूसरा, टेम्पररी रूल चेंज, किसी एक ओपोनेंट की पावर सेंसिंग को 10 मिनट के लिए ब्लॉक करें। तीसरा, टेम्पररी रूल चेंज, अपनी पावर के साइड इफेक्ट्स किसी एक ओपोनेंट पर ट्रांसफर करें, सिंगल यूज। चौथा, टेम्पररी रूल चेंज, अरीना में एक रेयर रूल गेम आइटम स्पॉन होगा। इन चारों कार्ड्स का अपना अपना इस्तेमाल था और सही वक्त पर ये मेरी जान बचा सकते थे। जैसे ही मैंने आखिरी कार्ड उठाया, काउंटडाउन खत्म हो गया। रूल कार्ड का असर खत्म। सभी प्लेयर्स की पावर्स वापस आ चुकी थी। मैकेनिकल आवाज फिर गूंजी और अरीना में पावर्स की रोशनी वापस आ गई। बचे हुए सब लोग मुझे डर और शक की नजरों से देख रहे थे, खासकर फायर वुमन और स्पीडस्टर। उनकी आंखों में खून सवार था। उन्होंने जिस सबसे बड़ा खतरा मान लिया था। हीलर ने अचानक कहा, उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, लड़के, तूने मेरे आदमी को मारा है, अब मैं तेरी जान लूंगी। जब मैंने गनहेड को मारा था तो उसके साथ उसके एक एलाई को भी खत्म कर दिया था, इसलिए वो बहुत गुस्से में थी। हीलर के साथ उसका एक एलाई सीयर भी था। सीयर ने मेरी तरफ देखकर कहा, मैंने देखा है
तुम आग और तेज चाकू से मर जाओगे। मैंने हंसकर कहा, सच में? तो मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम्हारी भविष्यवाणी कितनी सच है। मैंने फिर से अपने हैंड साइंस बनाए और अपनी लाइन बोली, ये कंफर्म करने के लिए कि मेरा एब्सोल्यूट डिफेंस अभी भी है। अभी मुझे वॉशरूम नहीं जाना था तो मेरा एब्सोल्यूट डिफेंस चालू था। उनके हमले मेरा कुछ नहीं काट सकते थे। फायर वुमन ने अपना हाथ घुमाया और एक बहुत बड़ा आग का गोला मुझ पर फेंका। स्पीडस्टर पलक झपकते ही अपने चाकू के साथ मुझ पर टूट पड़ा। चाकू की धार चमक रही थी। साफ था कि उसने उस पर पावर लगाई हुई थी। पीछे से हीलर उन दोनों को हीलिंग सपोर्ट दे रही थी ताकि उन्हें चोट ना लगे। आग का गोला मेरे एब्सोल्यूट डिफेंस की शील्ड से जोर से टकराया, लेकिन शील्ड जरा भी नहीं हिली। स्पीडस्टर का चाकू शील्ड पर लगा और टिन की आवाज के साथ छिटक गया। उसके हाथ में जोरदार झंझनाहट हुई और वो पीछे हट गया। फायर वुमन के चेहरे पर हैरानी थी। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा डिफेंस इतना मजबूत कैसे? उसके आग के गोले इतने खतरनाक थे कि वो जायंट के मोटे शरीर में भी छेद कर सकते थे, लेकिन वो मेरी शील्ड को खरोंच तक नहीं मार पाए। मैंने अपना पावर स्ट्रेंथ 100% बढ़ाने वाला कार्ड निकाला और उसे तोड़ते हुए कहा, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम्हारी इन छोटी मोटी ताकतों से तुम मुझे मारना चाहते हो? उसी पर मुझे लगा कि मेरा एब्सोल्यूट डिफेंस और भी ज्यादा मजबूत हो गया है और मेरे दिमाग में एक और डिटेल आई। मेरी पावर के सारे साइड इफेक्ट्स भी 100% बढ़ गए थे। इसका मतलब था कि अब वॉशरूम जाने पर मेरा यूरिन 332 मिलीलीटर बढ़ेगा, 10 बाल और 6 भौहें गिरेंगी, 200 रेड ब्लड सेल्स मेटाबॉलाइज होंगे, 16 पॉलीबैक्टीरिया और 4 पैरामीशियम बनेंगे, 2H2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और मेरे बैंक अकाउंट में 1,980,000 आ जाएंगे। खैर, अभी इन सब के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। मेरे हाथ में एक और कार्ड था, साइड इफेक्ट्स को किसी ओपोनेंट पर ट्रांसफर करना। मैंने अपना टारगेट फायर वुमन को चुना। मैंने कार्ड तोड़ा और मन में सोचा, मेरी पावर के सारे साइड इफेक्ट्स फायर वुमन पर ट्रांसफर हो जाएं। रूल कार्ड एक्टिवेटेड, साइड इफेक्ट्स प्लेयर फायर वुमन पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। मैकेनिकल आवाज आते ही फायर वुमन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके बाल और भौहें गुच्छों में गिरने लगे। उसने अपना सिर पकड़ा और दर्द से चिल्लाई, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। मेरे बाल इतनी तेजी से क्यों झड़ रहे हैं? मैं मन ही मन मुस्कुराया। यही तो मेरी पावर के साइड इफेक्ट्स थे। भले ही ये सुनने में छोटे लगे, लेकिन अचानक होने पर ये दुश्मन को बहुत परेशान कर सकते हैं, खासकर फायर वुमन को, जो अभी अपनी पावर यूज कर रही थी। इन साइड इफेक्ट्स की वजह से उसका फोकस टूट गया और उसका आग का गोला कंट्रोल से बाहर होकर सीधा स्पीडस्टर की तरफ जा लगा। स्पीडस्टर बच नहीं पाया। आग का गोला उसके हाथ पर लगा और वहां एक बड़ा सा छेद हो गया। वो दर्द से चिल्लाने लगा। हीलर ने उसे हील करने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक मेटल का टुकड़ा उठाकर जोर से उसकी कलाई पर मारा। उसकी हीलिंग लाइट वहीं गायब हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर मैं उनकी तरफ दौड़ा। मेरी पावर में अटैक नहीं था, लेकिन मैं माहौल का फायदा उठा सकता था और उनके आपसी झगड़े से अपना काम निकाल सकता था। अरीना का माहौल फिर से खराब हो गया था। फायर वुमन साइड इफेक्ट से परेशान थी। स्पीडस्टर आग से जलने की वजह से फायर वुमन से चिढ़ गया था। दोनों के बीच दरार आ गई थी। हीलर खुद को नहीं संभाल पा रही थी तो वो दूसरों की क्या मदद करती। तभी वो जायंट फायर वुमन की तरफ भागा। वो शायद धागों से जलने का बदला लेना चाहता था। मैं किनारे छिपकर फिर से सबको ऑब्जर्व करने लगा और मेरी नजर उस ट्रांसपेरेंट वुमन पर थी जिसकी प्रेजेंस ना के बराबर थी। ये औरत बहुत अजीब थी। बैटल शुरू होने से लेकर अब तक वो एक ही जगह खड़ी थी। ना उसने कार्ड लूटा, ना किसी पर हमला किया और अपनी पावर तक इस्तेमाल नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस लड़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो इंसान रूल गेम से बचकर आखिर तक आया हो, वो कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। उसकी पावर शायद नोटबुक गाय से भी ज्यादा खतरनाक थी। बस वो उसे छुपा कर बैठी थी और वो इनविजिबल मैन पावर वापस आने के बाद से वो दिखाई नहीं था। पक्का वो कहीं छिप कर देख रहा था और मौके का इंतजार कर रहा था। वक्त बीतता गया और अरीना में लोग कम होते गए। जायंट ने फायर वुमन को मार दिया, लेकिन फिर स्पीडस्टर ने पीछे से आकर उसे मार दिया। जायंट को खत्म करने के बाद स्पीडस्टर हीलर और सीयर से भिड़ गया। तीनों बुरी तरह जख्मी हो गए और आखिर में इनविजिबल मैन ने छिपकर उन तीनों को मार दिया। उन्हें मारने के बाद इनविजिबल मैन मेरी तरफ आ ही रहा था कि अचानक ट्रांसपेरेंट वन ने ही हमले में उसे ढेर कर दिया। उसे बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। कुछ ही घंटों में अरीना के 11 ओपोनेंट्स में से सिर्फ मैं और ट्रांसपेरेंट वुमन ही बचे थे। 72 आवर्स के काउंटडाउन में अब 48 आवर्स से भी कम टाइम बचा था। अरीना में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ मेटल की ठंडी जमीन, बिखरे हुए रूल कार्ड्स और पावर्स के निशान बचे थे। ट्रांसपेरेंट वुमन आखिरकार अपनी जगह से हिली। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी वही शांत मुस्कान थी, जैसे वो बस टहलने निकली हो। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन उसका ऑरा बिल्कुल अलग था। तुम बहुत स्ट्रांग हो, मेरी सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग। मैंने उसे देखा, मेरे अंदर सावधानी भरी थी। तुम भी कम नहीं हो। इतनी देर छिपने के बाद आखिरकार तुमने हाथ आजमा ही लिया। सच सच बताओ, तुम्हारी पावर क्या है? अब कुछ मत छुपाओ। अब हम दोनों ही बचे हैं। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मुझसे 10 मीटर दूर रुक गई। उसने अपने माथे से बाल हटाए और धीरे से बोली,
मेरी पावर बहुत सिंपल है, इसे जीरो प्रेजेंस कहते हैं। गेम शुरू होने से लेकर अब तक तुमने नोटिस किया होगा कि किसी का ध्यान मुझ पर नहीं गया, और अगर गया भी तो वो तुरंत भूल गए। मेरी पावर ट्रिगर होने के बाद सब मुझे खुद ही इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं उनके सामने भी खड़ी रहूं तो उन्हें लगेगा जैसे मैं कोई हवा हूं। मेरा दिल धक से रह गया, मुझे यही लग रहा था। ये पावर बहुत खतरनाक थी। जीरो प्रेजेंस का मतलब था कि वो कभी भी कहीं भी जाकर किसी पर भी छिपकर हमला कर सकती थी और उसे भनक तक नहीं लगती। इनविजिबल मैन भी इसीलिए मारा गया था क्योंकि उसने उसे इग्नोर कर दिया था। मैंने तुरंत पूछा, तो फिर तुमने अब जाकर अपना राज क्यों खोला? उसने बड़ी शांति से कहा, क्योंकि पहले जरूरत नहीं थी। जब बाकी सब जिंदा थे तो मुझे बस खुद को छुपा कर रखना था और सही वक्त का इंतजार करना था। और क्योंकि तुम मुझे नोटिस कर चुके थे और याद भी रखे हुए थे तो मेरा छिपना बेकार था। अब मुझे समझ आया, उसकी पावर की भी एक कमजोरी थी। अगर कोई उसे साफ तौर पे नोटिस कर ले और उसे याद रखे तो उसका जीरो प्रेजेंस काम नहीं करेगा। मैंने पूछा, तो फिर तुम्हारा अटैक क्या है? सिर्फ जीरो प्रेजेंस से तो कोई मर नहीं जाएगा, तुम्हारे पास कोई तो अटैक होगा। मेरा अटैक है रूल कंट्रोल। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। सच कहूं तो मैं किसी नॉर्मल रोल गेम से नहीं आई हूँ। मैं पिछले वर्ल्ड विल की सक्सेसर कैंडिडेट हूँ। बस एक कदम से मैं हार गई, इसलिए वर्ल्ड विल ने मुझे इस नए गेम में फेंक दिया। जीरो प्रेजेंस के अलावा मेरी पावर मुझे थोड़ा बहुत रूल्स को कंट्रोल करने की ताकत भी है। जैसे कि मैं तुम्हारी पावर के साइड इफेक्ट्स चेंज कर सकती हूँ या तुम्हारे एब्सोल्यूट डिफेंस को कुछ देर के लिए डिसेबल कर सकती हूँ। इतना कहते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे एब्सोल्यूट डिफेंस की शील्ड हिलने लगी है। एक अनदेखी ताकत उसे फाड़ने की कोशिश कर रही थी और मेरे बाल और भौहें गुच्छों में गिरने लगे। ये साइड इफेक्ट्स फायर वुमन को दिए गए साइड इफेक्ट से भी कई गुना ज्यादा खराब थे। मैं समझ गया कि वो सच में रूल्स कंट्रोल कर सकती है। मैंने तुरंत वो ओपोनेंट की पावर सेंसिंग ब्लॉक करने वाला कार्ड निकाला और तोड़ दिया। मेरा टारगेट ट्रांसपेरेंट वुमन थी। रूल कार्ड एक्टिवेटेड, प्लेयर ट्रांसपेरेंट वुमन की पावर सेंसिंग 10 मिनट के लिए ब्लॉक की जा रही है। मैकेनिकल आवाज आते ही ट्रांसपेरेंट वुमन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने माथा से कुड़ा। साफ था कि वो महसूस कर सकती थी कि उसकी पावर सेंसिंग ब्लॉक हो चुकी है। अब वो रूल्स को कंट्रोल नहीं कर सकती थी और ना ही मेरे एब्सोल्यूट डिफेंस को तोड़ सकती थी। मेरे शरीर की तकलीफ भी तुरंत खत्म हो गई। बाल और भौहें गिरना बंद हो गए। ट्रांसपेरेंट वुमन की आंखों में हैरानी थी। तुम्हारे पास ये कार्ड भी है? उसने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे पास इतने सारे कार्ड्स होंगे। मैंने हंसकर कहा, वक्त वक्त की बात है। तुम रूल्स कंट्रोल कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारी पावर ब्लॉक कर सकता हूँ। हम दोनों ही किसी से कम नहीं है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जानती थी कि इन 10 मिनटों में पावर सेंसिंग ब्लॉक होने की वजह से वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मेरा एब्सोल्यूट डिफेंस अभी भी एक्टिव था तो वो मुझ पर हमला भी नहीं कर सकती थी। उसने कहा, भले ही तुमने मेरी पावर ब्लॉक कर दी हो, 10 मिनट बाद तुम मरोगे ही। मेरा रूल कंट्रोल तुम्हारे इन मामूली कार्ड से नहीं रुकेगा। वर्ल्ड विल की ताकत का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं शांत रहकर कहा, तो फिर आजमा कर देख लो। इन 10 मिनटों में मैं तुम्हें कई तरीकों से खत्म कर सकता हूँ। ये कहते हुए मैं उसकी तरफ दौड़ा। मेरी पावर में अटैक नहीं था, लेकिन मेरे पास अभी भी रेयर रूल गेम आइटम स्पॉन करने वाला कार्ड था। मैं इस कार्ड से कोई अटैक वाला वेपन निकालकर इसे खत्म कर सकता था। मुझे अपनी तरफ आते देख वो उल्टे पांव भागी। उसकी स्पीड बहुत तेज थी, शायद उसे भी स्पीड की कोई पावर मिली हुई थी। मैं उसके पीछे भागा और साथ ही मैंने वो रेयर आइटम वाला कार्ड भी तोड़ दिया। रूल कार्ड एक्टिवेटेड। अरीना में रूल गेम का रेयर आइटम पावर बूस्ट सॉर्ड स्पॉन किया जा रहा है। पावर बूस्ट सॉर्ड इस्तेमाल करने वाले को कुछ टाइम के लिए अटैकिंग पावर देगी। ये तलवार किसी भी पावर शील्ड को काट सकती है। ड्यूरेशन 10 मिनट्स। आसमान से सुनहरी रोशनी वाली एक लंबी तलवार अरीना में गिरी, बिल्कुल मेरे सामने। मैंने झपट कर तलवार पकड़ ली। तुरंत मुझे महसूस हुआ जैसे एक बहुत बड़ी ताकत मेरे शरीर में भर गई हो। मेरे हाथ से एक सुनहरी तलवार की रोशनी निकली। ये रोशनी किसी भी पावर शील्ड को काटने के लिए काफी थी। मेरे हाथ में पावर बूस्ट सॉर्ड देखकर ट्रांसपेरेंट वुमन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि इस बार उसे टक्कर का इंसान मिला है। उसने भागना छोड़ दिया और मेरी तरफ मुड़ी। वो इन 10 मिनटों में मेरे कार्ड के ब्लॉक को तोड़ने और फिर से रूल्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसे ये मौका नहीं देने वाला था। मैंने अपना हाथ उठाया और तलवार से एक सुनहरी वेव उसकी तरफ चला दी। उसने अपने शरीर से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो वेव उसके शरीर के आर पार हो गई। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वर्ल्ड विल की ताकत ने उसे जकड़ लिया और उसकी आत्मा खींच ली। वो हमेशा के लिए एरिना से गायब हो गई। ट्रांसपेरेंट वुमन खत्म। अब एरिना में सिर्फ मैं अकेला बचा था। एरिना में वो ठंडी मैकेनिकल आवाज फिर गूंजी, कंग्रेचुलेशंस प्लेयर गोंगशैंग, तुम 72 आवर्स की सुपर पावर बैटल रॉयल जीत चुके हो और आखिरी विनर हो। वर्ल्ड विल सक्सेसर के राइट्स अनलॉक कर दिए गए हैं। ऑप्शन 1, वर्ल्ड विल के सक्सेसर बनो, सारे रूल गेम्स को कंट्रोल करो और सब रूल्स बदल दो। ऑप्शन 2, अपनी सारी दौलत के साथ रियल वर्ल्ड में वापस जाओ और तुम्हें कभी दोबारा रूल गेम में नहीं बुलाया जाएगा। मेरे दिमाग में भी ये दोनों ऑप्शंस आ रहे थे। वर्ल्ड विल का सक्सेसर बनना और सारे रूल गेम्स कंट्रोल करना, ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था। सबसे बड़ी ताकत हासिल करना, हर रूल को बदलने की ताकत, दोबारा कभी रूल गेम में बुलाए जाने का डर ना होना और दूसरों की जिंदगी और मौत पर कंट्रोल होना। लेकिन फिर मुझे उन लोगों की याद आई
लिू यांग, चेन चियांग, लिू जियन गो और वो सब जो इस रूल गेम में मारे गए थे, उनमें से कुछ सिर्फ जिंदा रहना चाहते थे, कुछ अपनों तक आखिरी बात पहुंचाना चाहते थे और कुछ देश के लिए डेटा कलेक्ट करना चाहते थे। ये वर्ल्ड विल इंसानों को सिर्फ मोहरों की तरह इस्तेमाल करता है और जब बोर हो जाता है तो उन्हें मार देता है। मुझे ऐसी ताकत नहीं चाहिए और मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ। यहाँ आने से पहले मैं बस घर पे बैठकर मरीनफोर्ड आर्क देख रहा था और ये डिस्कस कर रहा था कि अकाइनू और व्हाइट बियर्ड में से कौन ज्यादा ताकतवर है। मुझे सिर्फ अपनी दौलत लिन शुए की हार्ड ड्राइव के साथ रियल वर्ल्ड में वापस जाकर एक आराम की जिंदगी जीनी है और साथ ही लिन शुए का सपना पूरा करना है। ये रिसर्च डेटा उसकी टीम तक पहुंचाना है ताकि वो इस रूल गेम का राज खोल सकें और लोगों को इसमें फंसने से बचा सकें। इसलिए बिना कुछ सोचे मैंने ऑप्शन 2 चुना। मैं रियल वर्ल्ड में वापस जाना चाहता हूँ। चॉइस कंफर्म्ड। प्लेयर गोंगशिन के सारे रिवॉर्ड्स अनलॉक किए जा रहे हैं। रियल वर्ल्ड रिटर्न पोर्टल खोला जा रहा है। मैकेनिकल आवाज आते ही अरीना के आसमान में एक बड़ी सी दरार खुल गई। उस दरार से रियल वर्ल्ड की जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। उसी वक्त मेरी जो भी चीजें सील की गई थीं, वो सब मुझे वापस मिल गई। लिन शुए की हार्ड ड्राइव, वो बैंक कार्ड जिसमें 2 बिलियन से ज्यादा पैसे थे, रूल गेम की दुनिया में खरीदी हुई मेरी सारी चीजें, मेरे हैंड साइंस की डिटेल्स और मेरी पावर भी पूरी तरह मुझे वापस मिल गई। वर्ल्ड विल ने मेरी पावर को ऑप्टिमाइज कर दिया था और वो दुनिया मॉनिटर करेगी वाली कंडीशन हटा दी थी। अब ये पावर सिर्फ मेरी थी। अब मुझे कोई डर नहीं था कि कोई इसे गेस कर लेगा और मैं मर जाऊंगा। मैंने पीछे मुड़कर उस ठंडे एरिना को देखा। मैंने उन ओपोनेंट्स को देखा जो इस लड़ाई में मारे गए थे। मेरे अंदर बहुत सी फीलिंग्स चल रही थी। रूल गेम कभी कोई गेम नहीं था, ये मौत का खेल था। जो लोग जिंदा बचे थे वो दूसरों की लाशों पर चढ़कर ही यहाँ तक पहुंचे थे। मैंने पोर्टल की तरफ कदम बढ़ाया। मेरे पीछे वो दरार धीरे धीरे बंद होने लगी और अरीना का नजारा गायब हो गया। उसकी जगह जानी पहचानी शहर की सड़कों, गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की भीड़ ने ले ली। मैं आखिरकार वापस आ गया था। मैं रियल वर्ल्ड में वापस आ गया था। मैंने नीचे अपने कपड़ों को देखा। वो वापस उन्हीं कैजुअल कपड़ों में बदल गए थे जो मैंने यहाँ आने से पहले पहने थे। मेरे हाथ में लिन शुए की हार्ड ड्राइव थी। मेरी जेब में वो 2 बिलियन वाला बैंक कार्ड था और मेरी पावर अभी भी मेरे दिमाग में बिल्कुल साफ थी। मैं सड़क किनारे एक कन्वीनियंस स्टोर पर गया और एक पानी की बोतल खरीदी। मैंने स्टोर की डिजिटल घड़ी पर टाइम देखा। ये बिल्कुल वही टाइम था जब मैं ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। 1 मिनट 1 सेकंड का भी फर्क नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे रूल गेम की दुनिया में बिताया गया वो सारा वक्त बस एक सपना था। लेकिन मेरे हाथ में मौजूद हार्ड ड्राइव, बैंक कार्ड और मेरे दिमाग की पावर चीख चीख कर कह रही थी कि वो सब सच था। मैंने अपना फोन निकाला। उसमें अभी भी बैटरी थी। मैंने वो फोन नंबर डायल किया जो लिन शुए ने हार्ड ड्राइव के साथ छोड़ा था। कुछ रिंग्स के बाद कॉल उठी और दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। हेलो, कौन? मैंने कहा, मैं गोंगशिन हूँ, लिन शुए का दोस्त। उसने मुझे कुछ रिसर्च डेटा आप लोगों तक पहुंचाने को कहा था। दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर एक एक्साइटेड आवाज आई। गोंगशिन जी, आप जिंदा है? लिन शुए कैसी है? हमारा उससे बहुत पहले कांटेक्ट टूट गया था। मेरे दिल में एक उदासी छा गई। मैंने धीरे से कहा, लिन शुए वो रूल गेम में मारी गई। उसने मुझे ये हार्ड ड्राइव आप लोगों को देने के लिए कहा था। इसमें रूल गेम की दुनिया का रिसर्च डेटा और वर्ल्ड विल के राज हैं। दूसरी तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। बहुत देर बाद एक भारी सांस की आवाज आई। हम समझ गए। गोंगशिन जी, आपका शुक्रिया। प्लीज आप अपनी लोकेशन बता दीजिए, हम तुरंत किसी को आपको लेने के लिए भेजते हैं। हम लिन शुए का अंतिम संस्कार भी करेंगे। वो हमारी टीम के हीरो है। मैंने उन्हें अपनी लोकेशन बताई और फोन काट दिया। मैं कन्वीनियंस स्टोर के दरवाजे पर टिक कर खड़ा था और सामने भागती गाड़ियों को देख रहा था। मेरे मन में बहुत सी बातें चल रही थी। थोड़ी ही देर में एक काले रंग की वैन मेरे सामने आकर रुकी। उसमें से सफेद कोट पहने कुछ लोग उतरे। मेरे हाथ में हार्ड ड्राइव देखकर उनकी आंखों में खुशी और इज्जत साफ झलक रही थी। वो मुझे गाड़ी में बिठाकर लिन शुए के रिसर्च बेस ले गए। रिसर्च बेस एक पहाड़ के अंदर था। वहां बहुत टाइट सिक्योरिटी थी और लिन शुए की तरह बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो रूल गेम्स के राज खोलने के लिए मेहनत कर रहे थे। मैंने उन्हें हार्ड ड्राइव दे दी। उन्होंने तुरंत अपनी रिसर्च शुरू कर दी और मैं उसी बेस में रुक गया। लिन शुए का अंतिम संस्कार बहुत ही सादगी से किया गया। सिर्फ रिसर्च टीम के लोग वहां थे और सबके चेहरों पर उदासी थी। मैं लिन शुए की कब्र के सामने खड़ा था। मैंने एक सफेद फूल उसकी कब्र पे रखा और धीरे से बोला, लिन शुए, मैंने कर दिखाया। मैं तुम्हारा डेटा वापस ले आया। मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। अब तुम शांति से सो सकती हो। आने वाले दिनों में मैंने बेस के साइंटिस्ट को रूल गेम की दुनिया में अपने सारे एक्सपीरियंस बताए, रूल्स, पावर्स और वर्ल्ड विल के राज। लिन शुए की हार्ड ड्राइव और मेरे एक्सपीरियंस की मदद से उन्होंने रूल गेम्स की दुनिया के कई राज सुलझा लिए। उन्होंने रूल गेम्स में बुलाए जाने से बचने के तरीके और वहां सरवाइव करने की ट्रिक्स भी ढूंढ ली। मैंने भी अपनी पावर और दौलत का इस्तेमाल करके रिसर्च बेस को भरपूर फंड्स और सपोर्ट दिया ताकि वो रूल गेम्स को तोड़ने का तरीका और जल्दी निकाल सके। मेरी पावर रियल वर्ल्ड में भी बहुत काम आ रही थी। मैं अपने एब्सोल्यूट डिफेंस से खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकता था।
और साथ ही पैसे भी कमा सकता था। हर बार जब मैं हैंड साइंस बनाकर दाबा शुई शो चिल्लाता और वॉशरूम जाता तो मेरे बैंक अकाउंट में 9,90,000 आ जाते। धीरे धीरे मेरी दौलत बहुत बढ़ गई। मैंने वो सारे पैसे रिसर्च बेस को और उन परिवारों को दान कर दिए जिन्होंने रूल गेम्स में अपनों को खोया था। कभी कभी मैं अब भी घर पर मैरिनफोर्ड आर्क देखता हूँ, लेकिन जब भी स्क्रीन पर कोई हैंड साइंस बनाता है तो मुझे रूल गेम की दुनिया में बिताए वो दिन याद आ जाते हैं। लिन शुए, ल्यू यांग और वो सब लोग जो मारे गए, उनकी याद आ जाती है। मैं भी कभी कभी हैंड साइंस बनाता हूँ और दाबा श्रेष्यो चिल्लाता हूँ। मैं उस एब्सोल्यूट डिफेंस की शील्ड को महसूस करता हूँ और इस बात को महसूस करता हूँ कि मैं सच में जिंदा हूँ। उस दिन मैं रिसर्च बेस की छत पर बैठकर दूर ढलते हुए सूरज को देख रहा था। मेरे हाथ में लिन शुए की फोटो थी। फोटो में उसके शांत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। हवा का एक झोंका आया और मुझे अपने कानों में फिर से वही पहचानी हुई आवाज सुनाई दी, रूल गेम की दुनिया में आपका स्वागत है। लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस रूल गेम से जिंदा वापस आ चुका हूँ। मेरे पास खुद को और अपनों को बचाने की ताकत है और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि और लोग कभी भी इन रूल गेम्स का शिकार ना हो और उन्हें मौत का वो डर ना देखना पड़े। और दाबा शुए शियो अब मेरे लिए सिर्फ जान बचाने का कोड नहीं था, ये मेरे जिंदा होने का सबूत था और उन लोगों की याद थी जो रूल गेम में मारे गए। जिंदगी आगे बढ़ रही है। रूल गेम्स का खतरा शायद अभी भी है, लेकिन मैं लिन शुए का सपना और उन मरने वालों की उम्मीदें लेकर अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा। मैं इस असली और जिंदगी से भरी रियल वर्ल्ड की हिफाजत करूंगा। आखिरकार जिंदा रहना कितना अच्छा है ना।